हेलो बच्चों। तो सभी लोग क्लास पे आ जाते हैं। हमारा आपका जो लेक्चर बाकी बचा हुआ था, अगर आप सभी लोग ध्यान से देखें तो हमारा था लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 3 जो है वो बेसिकली थर्ड कार्नेटिक वॉर है, मतलब तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। बच्चों, जो तीसरा कार्नाटिक युद्ध है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखें, जो तीसरा कार्नाटिक युद्ध है उसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, वो आपका वांडीवास का युद्ध भी कहलाता है। ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, तो थर्ड कार्नेटिक वॉर को थर्ड कार्नेटिक वॉर इज़ ऑल्सो नोन एज वॉर ऑफ वांडीवास। ठीक है, सो इसमें क्या है, बेसिकली वांडीवास की बात करें तो वांडीवास की जो लड़ाई थी वो फ्रांसीसियों द्वारा तमिलनाडु में मौजूद, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जो वांडीवास की लड़ाई थी ना वो फ्रांसीसियों द्वारा तमिलनाडु में मौजूद वंदावसी के किले को हासिल करने का एक प्रयास था। वंदावसी क्या है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित एक किला था। उसे हासिल करने के लिए बेसिकली ये युद्ध लड़ा गया, किनके द्वारा, फ्रेंच के द्वारा। इस प्रयास को जो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल थे सर आयर कूटे की कमान के तहत ब्रिटिश सेना ने असफल कर दिया, जीतने नहीं दिया, जिसके कारण वांडीवास की लड़ाई या तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, वांडीवास की लड़ाई, या तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वांडीवास की लड़ाई या तीसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, तो इसका मुख्य कारण बच्चों क्या था कि वांडीवास की लड़ाई तो फ्रांसीसियों जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो फ्रांसीसियों द्वारा क्या था, तमिलनाडु में जो आपका वंदावशी का किला था उसे जीतने का प्रयास था ये। लेकिन इस प्रयास को किसने विफल कर दिया, उस समय ब्रिटिश के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे सर आयर कूटे, उन्होंने इसको विफल कर दिया, जिसकी वजह से वांडीवास का युद्ध या तीसरा कर्नाटकी युद्ध लड़ा गया। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए, ये युद्ध भी यूरोपीय संघर्ष का ही एक विस्तार था, है ना। और ये नोट तो पढ़ा ही है, आप सब लोग पढ़ सकते हो। तो इसमें फिर क्या लिखा है, इसमें क्या है कि 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ होते ही भारत में दोनों कंपनियों के बीच शांति की स्थिति समाप्त हो गई, इनके बीच में भी युद्ध की स्थिति बन गई। तो फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लाली को अप्रैल 1758 में भारतीय प्रदेशों का गवर्नर बनाकर भेजा, जो कि बहुत उग्र स्वभाव का व्यक्ति था, मतलब हाइपर नेचर था। काउंट लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया और तंजौर पर बकाया 56 लाख रुपए हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, उधर अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक, अंग्रेज़ों ने। अब हुआ क्या, 1758 में काउंट लाली ने मद्रास का घेरा डाला और हैदराबाद से बुस्सी को भी बुला लिया। बुस्सी को वापस बुलाना लाली की एक बड़ी राजनीतिक भूल थी। इस अवसर पर गवर्नर क्लाइव ने बंगाल से अंग्रेज़ों की एक सेना हैदराबाद के लिए भेज दी। ठीक है, अगर आप ध्यान देते कि सालार एक डरपोक व्यक्ति था, ये सब है। 1700 ईस्वी में सर आयरकूट की अंग्रेजी सेना ने वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह परास्त किया था। ठीक है, अब इसके बारे में मैं डिटेल आपको समझाता हूँ बच्चों कि जो वांडीवास का युद्ध है उसके बारे में। तो कहता है तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ या वांडीवास की लड़ाई हुई, उसके जो मुख्य कारण थे वो क्या क्या थे। पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो लड़ाई थी ना, ये किसके किसके बीच हुई थी, तो ये लड़ाई बच्चों फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच की लड़ाई है। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच का युद्ध है। इसमें शामिल जो लोग थे वो कौन थे, तो फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लैली, कौन था, शुद्ध हिंदी में लाली भी लिखा रहता है, वही है। तो उस समय फ्रांसीसी जनरल थे काउंट डी लैली, और उस समय ब्रिटिश की तरफ से जिसने लीड किया वो कौन थे, जनरल सर आयर कूट। ये दोनों चीज़ याद रखनी है आपको। ये दो लोगों ने फ्रेंच से किसने लीड किया था इसको, फ्रेंच से इसको लीड किया था फ्रेंच जनरल जो थे कौन थे, काउंट डी लैली, उन्होंने। और ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट थे जनरल सर आयरकूट, उन्होंने लीड किया। यह युद्ध लड़ा कब गया, तो 1757 से लेकर 1763 तक। ठीक है बच्चों, तो ये लगभग आपका 6 साल युद्ध चला। और ये युद्ध हुआ कहाँ, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में। और इसका परिणाम क्या निकला, ब्रिटिश जीते इसको। क्लियर है ये चीज़। पहले तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला, ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई, ये लड़ाई हुई यूरोप और ब्रिटिश के बीच में। यूरोप की तरफ से किसने लीड कर दिया इसको, जो समय यूरोप की तरफ से, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटिश की तरफ से जिन्होंने लीड किया तो वो कौन थे, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल सर आयर कूट। और फ्रेंच जो जनरल थे वो काउंट डी लैली, इन्होंने लीड किया। और ये युद्ध लड़ा गया, वो जो 6 सालों का ड्यूरेशन था उसमें युद्ध हुआ। कहाँ हुआ, कर्नाटक दक्षिण भारत में। और इसका परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिश जीते। ठीक है बच्चों।
अब ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है ना, ये कोई एक युद्ध नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वार है। इसमें कई सारे ग्रुप, कई चीज़ें हुई। तो क्या थे बच्चों, सीक्वेंस बहुत ध्यान से सुनना। ये तो मैंने पीपीटी में तो एक कंक्लूजन दे दिया है, लेकिन मैं आपको बहुत आम भाषा में अगर समझाना चाहूँ कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो आपको जो याद करने योग्य है बच्चों, वो क्या है, थर्ड कर्नाटिक वार में। तो अगर आप देखें तो युद्ध का क्रम क्या है, पहला 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध छिड़ गया। 1700 यानी 1756 में, यानी 1756 में यूरोप में 6 सालों के लिए युद्ध छिड़ गया। और एक बार फिर इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अब अगर वो वहाँ खड़े थे तो ऑब्वियसली बात है भारत में भी खड़े होंगे। तो हुआ क्या, 1757 तक भारतीय उपमहाद्वीप में दोनों के बीच कोई बड़ी बातचीत नहीं होगी, ऐसा इन लोगों ने डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि यूरोप में इन लोगों का 6 वर्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गया। अब 1757 में क्या हुआ बच्चों, प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश सेना जो थी वो बंगाल में जो चंदन नगर था वहाँ से फ्रांसीसियों को भगा दिया, वो एरिया ही छीन लिया इन लोगों ने। अब हुआ क्या, जो काउंट डी लैली थे, तो काउंट डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज पर कब्जा कर लिया। अब जैसे ही सेंट जॉर्ज पर इन्होंने कब्जा किया तो मद्रास पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया। टिट फॉर टैट वाला हिसाब है। इन्होंने एक्चुअली फ्रेंच ने कहाँ कब्जा किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज पर। अब इनने कब्जा किया तो फिर जो ब्रिटिश थे उन्होंने मद्रास पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। लेकिन 1760 में वांडीवास की लड़ाई में सर आयर कोटे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उन्हें हरा दिया। लेकिन हुआ क्या, 1760 में जब इसी मद्रास को बचाने के लिए युद्ध हो गया इनका, वांडीवास की लड़ाई हुई। वांडीवास की लड़ाई में हार गए फ्रेंच, और फ्रेंच को लीड कौन कर रहे थे, सर आयर कोटे बच्चों, ठीक है। अब हुआ क्या, फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी, माहे, जिंजी और कराईकल सहित अपनी भारतीय संपत्ति अंग्रेजों के हाथों खो दी। क्या क्या खोया इस युद्ध के बाद, वांडीवास के बाद, पौंडीचेरी, माहे, जिंजी और कराईकल, ये इसमें ये सारी जो थी भारतीय संपत्ति वो अंग्रेजों के हाथों में खो दी। फिर क्या हुआ, 1763 में 1763, ये बच्चों बहुत ध्यान रखना, 1763 में इनके बीच में समझौता हुआ, पेरिस की संधि, जिसके तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। संधि के अनुसार चंदन नगर और पौंडीचेरी तो फ्रांस को वापस कर दिए गए, लेकिन उन्हें किलेबंदी करने या उनमें सेना रखने से रोक दिया गया। यानी सीधी सी बात है, जो 1763 में पेरिस की संधि हुई किनके बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, उसमें क्या हुआ कि चंदन नगर और पौंडीचेरी फ्रांस को वापस दे दी गई, लेकिन उन्हें किला बनाने और सेना रखने से रोक दिया, ठीक है। वो केवल क्या कर सकते थे, व्यापारिक गतिविधियाँ ही कर सकते थे। अब परिणाम क्या निकले, जो थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ उसके परिणाम क्या थे, तो सबसे बड़ी बात, तृतीय कर्नाटक युद्ध के प्रभाव क्या पड़े होंगे। तो आपको ध्यान रखना, 2 मेन प्रभाव पड़े। पहला, भारत में साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसियों की जो उम्मीदें थी वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। पहला तो ये परिणाम निकला। जो तीसरा कर्नाटक वॉर हुआ उसमें क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे उनका भारत में शासन करने का जो एक सपना था वो पूरा चकनाचूर हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरा क्या परिणाम हुआ, इसने जो है ना ब्रिटेन को भारत में सर्वोपरि यूरोपीय पावर बना के स्थापित कर दिया, और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, अब एक ही पावरफुल कंपनी बची, कौन, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उसी का भारत उपनिवेश बन गया, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ से देख लेना, युद्ध लड़ा किसके किसके बीच गया, फ्रेंच और ब्रिटिश। युद्ध लड़ा किसने, तो फ्रेंच से लीड किया आयर कूटे ने, जनरल थे। और जो आपके अंग्रेज़ों की तरफ से थे वो किसने लीड किया बच्चों, वो लीड किया ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल थे सर आयर कूटे, और फ्रांस से लीड किया था काउंट डी लैली ने। इस युद्ध में क्या हुआ, ये 6 वर्षों तक युद्ध चला। क्यों? क्योंकि 6 वर्षों तक युद्ध कहाँ चालू हो गया था, यूरोप में। तो ये युद्ध चला 1757 से 1763 तक, ठीक है। और कहाँ लड़ा गया, ये दक्षिण भारत में लड़ा गया। जीता कौन, ब्रिटेन जीती, ब्रिटिश जीती। ब्रिटिश के बाद अब कर्नाटक का जो मतलब तृतीय कर्नाटक का जो युद्ध का क्रम पहला 1756 से चालू होता है। 1756 में क्या हुआ था कि यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध छिड़ गया। उसके तहत इन लोगों ने 1757 तक ये उम्मीद करी कि भारतीय उपमहाद्वीप में इन दोनों के बीच में कोई बड़ी बातचीत नहीं होगी। फिर 1727 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो था वो ब्रिटिश की सेना ने चंदन नगर बंगाल में उस युद्ध के बाद जो बंगाल का चंदन नगर था वो फ्रांसीसियों से छीन लिया, ठीक है। अब जब उन्होंने छीन लिया तो गुस्साए हुए जो उस समय फ्रेंच गवर्नर थे वो कौन थे, काउंट डी लैली, उन्होंने फिर हमला कर दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज पे, उस पर कब्जा कर लिया बच्चों। उस पर जैसे ही उन्होंने कब्जा किया
तो मद्रास पे कब्जा करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी सेना भेज दी। अब जैसे सेना भेजी तो वैसे ही 1760 में इनके बीच में युद्ध हो गया। 1760 में जो युद्ध हुआ वो कहलाता है बैटल ऑफ वांडीवास, वही है मेन बेसिकली थर्ड कर्नाटिक वार में। अब बैटल ऑफ वांडीवास हुआ तो बैटल ऑफ वांडीवास में ऑब्वियस ही बात है, जो ब्रिटिश सेना के गवर्नर थे वो थे, ब्रिटिश सेना के जो लेफ्टिनेंट थे वो कौन थे, सर आयरकूटे। उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या किया, फ्रेंच को हरा दिया। अब फ्रेंच को जब हरा दिया तो फ्रेंच के हाथों से पौंडीचेरी, माहे, जिंजी और कराईकल ये 4 चीज़ें निकल गई, पूरी संपत्ति खो दी। किसके पास चली गई, ब्रिटेन के पास चली गई, ब्रिटिश के पास। फिर 1763 यानी 1763 में इन दोनों ने एक संधि की जिसका नाम है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ और ये तय किया गया कि जो आपका चंदन नगर है और आपका जो चंदन नगर है और पौंडीचेरी है वो फ्रांस को वापस कर दिया गया, लेकिन इसमें एक लिमिट लगाई गई, शर्त ये कि वो वहाँ पे किला नहीं बना सकते और सेना नहीं रख सकते, बस उन्हें व्यापारिक गतिविधियों का फ्रीडम दिया गया, ये था। फिर तीसरा जो कर्नाटक वॉर हुआ है उससे बेसिकली उस युद्ध से प्रभाव क्या पड़ा। पहला भाई जो फ्रांसीसियों का एक सपना था भारत में शासन करने का, एक तो वो पूर्णतया ख़त्म। दूसरा, अंग्रेज़ों को इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बिल्कुल पावरफुल हो गई, क्योंकि अब कोई बचा नहीं, कंपटीशन ही ख़त्म, उसका कोई था ही नहीं, तो पूरी तरह से भारत में आगे शासन करने का रास्ता साफ हो गया। अब बच्चों इसमें ये ध्यान देने योग्य वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ जो फ्रांसीसी इसमें फेल हो गए। ठीक है बच्चों, तो फ्रांसीसियों के फेल होने का रीज़न क्या था वो बहुत जानना ज़रूरी है, और वो मेन कारण था कि पहली तो अंग्रेज़ों की जो नेवी थी वो बहुत सुपीरियर थी इन कंपैरिजन टू फ्रेंच। तो और वे यूरोप से सैनिक ला सकते थे ईजिली, बंगाल से आपूर्ति भी ईजिली प्रदान कर सकते थे। फ्रांसीसियों के पास संसाधनों की कोई ऐसी कमी थी, ऐसी कमियां थीं तो वो सेना भी जल्दी नहीं ला सकते थे, उनके साथ ये भी लिमिटेशन थी। तो पहला सफलता का कारण समझ में आ गया। दूसरा, जो फ्रांसीसी सेना थी उसके पास 300 यूरोपीय घुड़सवार सेना थी 300, और 2250 यूरोपीय पैदल सेना थी, और 1300 सिपाही यानी सैनिक थे। 3000 मराठा थे और 16 तोपें थी। किनके पास, फ्रेंच के पास। फिर से सुनना, जो फ्रांसीसी सेना थी उसके पास 300 यूरोपीय घुड़सवार थे उसकी सेना में, प्लस 2250 यूरोपीय पैदल सेना थी और 1300 सोल्जर थे इसमें। ठीक है बच्चों, प्लस 3000 मराठा और 16 तोपें। लेकिन जो अंग्रेज थे उनके पास 80 यूरोपीय घोड़े थे, 250 देसी घोड़े थे, यानी टोटल घोड़ा अगर मिलाया जाए तो 8 5 13 230 घोड़े हो गए। यूरोपीय 1900 यूरोपीय पैदल सेना थी, जबकि उनके पास कितनी थी, फ्रेंच के पास 2250। फिर इनके पास जो सिपाही थे वो 2100 थे, जबकि फ्रेंच के पास कितने थे, 1300। तो बेसिकली ब्रिटेन के पास फोर्स तो ठीक ठाक थी एंड इस कंपेरिजन टू फ्रेंच। फिर क्या हुआ इन्होंने बच्चों, ब्रिटेन के पास क्या था, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, 3 महत्वपूर्ण पद इन्होंने ले रखे थे। कौन कौन से, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। और ये अपने आप में बिजनेस में सर्वोपरि थे, वो पहले भी थे और आज भी हैं ये 3 शहर। ठीक है, 3 में 2 तो आपकी मेट्रो सिटी भी आती हैं अगर देखा जाए, बम्बई और कलकत्ता। तो ये 3 जो थे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ये तीनों जगह पर किसका शासन था, किसका अधिकार था, वो ब्रिटेन का था। लेकिन इसके विपरीत अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रांसीसियों के पास केवल मजबूती के रूप में अगर देखा जाए तो क्या थी, पौंडीचेरी, जो मजबूत शहर माना चाहे जो भी हो। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। तो फ्रांसीसियों की अब सबसे बड़ी दिक्कत, जब अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर भी कब्जा कर लिया तो अब फ्रांसीसियों के पास ये भी उम्मीद नहीं बची कि वो पौंडीचेरी को वापस ले पाएंगे। ठीक है, तो अब ब्रिटेन ने इस पर पूरा कर लिया, तो उनकी इकॉनमी ही लिमिट हो गई, क्योंकि वो मेन रेवेन्यू जनरेट करते थे वो पौंडीचेरी करते थे। अब उस पर भी अंग्रेज़ों का अगर कब्जा हो गया तो फिर वो क्या ही कमाएंगे। ठीक है, फिर प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई में हुआ क्या, अंग्रेज जीत गए और बंगाल नामक एक समृद्ध क्षेत्र का पूरा रास्ता ही खुल गया, किन के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, अब अंग्रेज़ों के पास रॉबर्ट क्लाइव, स्प्रिंगर, लॉरेंस, सर आयरकूटे जैसे योग्य एवं सक्षम सैनिक भी तो थे। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो युद्ध का जो मेन कारण था वो यही था। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहले तो आप हमेशा याद रखो, अगर आपसे कोई भी वॉर होता है तो वॉर में सबसे पहले तो आप कुछ तथ्य जानो कि लड़ाई किस किस के बीच हुई है, दोनों के बीच अगर हुई तो दोनों के बीच इस लड़ाई को किस किस तरफ से किस किस ने लीड किया, एक ये कारण बन सकता है। तीसरा, ये युद्ध कब हुआ होगा,
कहाँ हुआ और बाद में इसका परिणाम क्या था, ठीक है। फिर आपको ये जानना है कि ये जब युद्ध कोई 6 साल चला होगा तो 6 साल का युद्ध एक युद्ध का तो नाम नहीं है ना, ग्रुप ऑफ वार है। तो 1756 से स्टार्ट होकर आपका 1763 तक जाता है। लास्ट में अगर ध्यान से देखोगे 1763 में इनकी पेरिस की संधि हो जाती है। संधि के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है आपको पता ही है, और वो हारा कौन है, फ्रेंच। तो संधि में ज़्यादा फ़ायदा कौन कमाएगा, ब्रिटेन, ठीक है। ये हो गया। अब सामने वाला अगर युद्ध हारा है, जैसे आप ही हो, आप एग्ज़ाम में अगर फेल होते हो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो 100% उसके कुछ रीज़न होते हैं। तो अगर ऐसे ही कोई युद्ध हारा है तो उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। तो उसके रीज़न में अब अगर आएंगे तो सबसे पहली बात कि जब युद्ध समाप्त होता है तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम निकल के आते हैं। अब एक बताओ, अगर एक ही जगह पर दो, कहा जाता ना, एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो सीधी बात है, अगर एक ही मैदान में दो पावरफुल आदमी हैं तो पक्का लड़ेंगे। अब जब दो लड़ेंगे तो उनमें एक हारेगा, तो जब एक हारेगा तो वो ऑब्वियस बात है वो हार गया, उसका सपना टूट गया कि भाई अब वो शासन कर ही नहीं सकता। तो जो जीता उसके साथ, सीधी बात, एक हारा उसका सपना टूटा, दूसरा जीता उसका सपना बना, ये दो परिणाम निकले, ठीक। अब अगर जो जैसे आपकी पढ़ाई में आप फेल होते हो तो क्या कारण बन सकते हैं, आपकी लापरवाही हो सकती है, रेगुलरिटी से आपकी पढ़ाई भी अगर आपने ना की हो, अगर आप बात करें आपके नोट्स प्रॉपर हो, तो ये भी कारण। ऐसे ही युद्ध से अगर कोई हारा है तो उसके कारण क्या बन सकते हैं। तो पहले तो एक बात कहते हैं ना, फ्रेंच की कंपैरिजन में जो ब्रिटिश सेना थी वो पावरफुल थी। दूसरी बात अगर हम देखें, सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन के पास अपनी नेवी थी इन कंपैरिजन टू फ्रेंच, और वो बहुत पावरफुल थी, ठीक है। जबकि अगर बात करें थल सेना की तो वो फ्रेंच की बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके साथ लिमिटेशन थी कि वो जल्दी सेना बढ़ा नहीं सकते थे। दूसरी बात, जो अंग्रेज थे उन्होंने 3 महत्वपूर्ण स्टेट थी, उन्हीं के पास थी, बम्बई, मद्रास और कोलकाता। ये 3 स्टेट, 3 बड़े शहर उनके पास थे, उनका फाइनेंशियली भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे। और बात करें फ्रेंच के, तो फ्रेंच के पास नाम मात्र एक थी, वो थी पौंडीचेरी, उस पर भी अंग्रेज़ों ने बाद में कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया कब, जब हराया। अब कब्जा भी कर लिया तो फिर फाइनेंशियल लिमिटेशन लग गए फ्रेंच पे, है ना। दूसरी बात, जब युद्ध लड़ा गया, जैसे प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी का युद्ध हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने बंगाल जैसा समृद्ध क्षेत्र जीत लिया। और जैसे ही उन्होंने क्षेत्र जीता तो ये फाइनेंशियली बड़े साउंड हो गए। और दूसरी बात, कोई भी युद्ध आप जीत ही तब सकते हैं जब आपके पास सोल्जर्स, या सोल्जर में जो सेनापति होते हैं, आपके लीडर्स होते हैं, अगर वो बेहतर होते हैं, युद्ध जीता जा सकता है। और ब्रिटेन के पास अगर देखें, फ्रेंच के नाम पे अगर आपने नाम भी सुना तो फ्रेंच के रूप में आपने किस लीडर का नाम सुना, केवल आपने देखा होगा काउंट डी लैली का नाम सुना है। लेकिन ब्रिटेन के पास उस समय कौन कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव था, स्ट्रिंगर लॉरेंस था और सर आयर कूट, ठीक है, ये थे। तो बच्चों मेन कारण कर्नाटक वॉर का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और अच्छे ढंग के साथ आपको चीज़ें समझा पाएँ कि आपके लिए भी आसान हो और मुझे समझाने के लिए भी आसान रहे। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, अब जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में उसके साथ आएंगे, और आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सीखें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये मैं इस चीज़ को मैं भी मोटिवेट हो सकूं, प्लस आपको अच्छी चीज़ें बता सकूं, चीज़ें आप तक अच्छी बेहतर पहुंचा सकूं। और हम लोग को इतना इस हद तक पढ़ना है कि हमें बस बेहतर से बेहतर करके देना है, ठीक है ना। सो बस आप मोटिवेशन के रूप में क्या दे सकते हैं, आप मुझे व्यूज़ दे सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, और इस पर खुश होकर मैं बेहतर से बेहतर जो समझा सकता हूँ आपको पक्का समझाऊँगा। तो आप सभी लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में रहें, और बच्चों पीपीटी भी दी जाएगी, एंड मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डिक्टेट कर पाऊँ। तो बेसिकली अभी आपने RO का फॉर्म आया है, आपने देखा होगा लेटेस्ट, तो RO के फॉर्म के लिए बहुत आवश्यक है आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाइए। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ना पढ़ लीजिए, आपका GS पोर्शन RO का मैं कवर करा दूँगा और ईज़िली क्लियर करा दूँगा एग्ज़ाम। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, कोई दिक्कत आती है, कोई इशू है, आप कमेंट करिए, पूछिए, मैं बताने के लिए हाजिर हूँ और ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों यहीं पे, नेक्स्ट क्लास पे हम कल मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं कल बेहतर क्लास के साथ मिलेंगे। और सभी बच्चों से एक निवेदन है कि आप लोग इसे लेक्चर को प्रॉपर पूरा देखा करें। अगर आप लेक्चर पूरा देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है मेरे लिए भी बेनिफिशियल है कि मेरे अपने व्यूज़ बनेंगे, मुझे भी इस बात की खुशी होगी, और अब मैं लोगों तक अपने ओरिजिनल जो चीज़ पहुंचाना चाहता हूं वो लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है बच्चों। सो आज का कोटेशन है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैयार कराऊंगा, ये ज़िंदगी तो देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो हम लोग यही होप रखते हैं और इसी होप के साथ आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। कब तक असफल होगे, आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, जब तक आप शिद्दत से मेहनत करते रहोगे एक न एक वो दिन आएगा जब आपकी जो मेहनत है, आपका जो
डेडिकेशन है वो आपको एक दिन बहुत अच्छे से रिटर्न देगा, जो आपके ताउम्र काम आने वाला है, जिससे आप अपनी पूरी फैमिली अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। सो कीप कंटिन्यू, डू हार्ड वर्क एंड बी fluent, and please be regular in your study. If you want a success, then you should continue in your study. Okay, तो बच्चों गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे कल, और होपफुली हम लोग बेहतर लेक्चर लेंगे और बेहतर चीज़ें मैं आपको और डिलीवर करूँगा, और जो चीज़ें मैंने ओरली आपको बताई हैं कल से मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें मैं आपको डिक्टेट भी कर पाऊँ नोट्स में। सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक नेक्स्ट टाइम से आपको दिया करूँगा, अदरवाइज़ मेरे चैनल पे इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हो और सीधा जाके वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और ये प्रॉमिस है बच्चों, कल से मैं आपको नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड कराऊँगा। सो मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट बच्चों, ख्याल रखो, कीप हेल्दी, डेंगू से बहुत बचो, और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करो। आपके पास आप 6 महीने पढ़ लो बेटा बहुत अच्छे से, और डेफिनेटली कोई सा भी एग्ज़ाम इंडिया का आप क्लियर कर लोगे, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। सो किसी भी एग्ज़ाम में एक दिन 12 घंटे पढ़ लेना, अगले 2 दिन तक ना पढ़ने से एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। आप भले 2 घंटे पढ़ो, बट आप डेली पढ़ो। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।